अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो जंग बंदी जिसे सिर्फ चंद रोज़ कबल अमन की एक नई उम्मीद करार दिया जा रहा था, अब शदीद ख़तरे में पड़ चुकी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर बराह रास्त हमले कर दिए हैं। दोनों एक दूसरे को मुआहदा तोड़ने का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने आबनाए हरमज़ के करीब ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। अमरीकी दावा है कि इन हमलों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़खायर के साथ साथ साहिली रेडार तंसीबात को भी तबाह किया गया है। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाई 25 जून को सिंगापुर के एक तजारती जहाज़ पर होने वाले मुबैना ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई। ईरान की जानिब से तजारती जहाज़ पर होने वाले इस हमले को अमरीकी जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें ईरान की जानिब से तजारती जहाज़ पर हमले का वाक़या बिल्कुल पसंद नहीं आया। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ने एक ही दिन में 4 मरतबा जहाज़ को निशाना बनाने की कोशिश की, जिनमें से 3 हमले नाकाम बना दिए गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका इसका जवाब देगा, तो उनका मुख्तसर लेकिन खेज जवाब था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। सिर्फ सदर ट्रंप ही नहीं नाज़रीन, बल्कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने भी तेहरान को सख्त पैगाम दिया। उन्होंने वाज़े किया कि अगर ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी रखी या खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की, तो अमरीका तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देगा। उनके मुताबिक अमरीका ने मुआहदे की मुकम्मल पासदारी की है और अगर ईरान को मफाहमती याददाश्त पर कोई एतराज़ है तो उसे मैदान जंग की बजाय सफारती राब्तों के जरिए हल किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान की IRGC ने ऐलान किया है कि उसने खित्ते में अमरीकी फ़ौजी तंसीबात पर जवाबी हमले किए हैं। तेहरान ने यह नहीं बताया कि किन मकामात को निशाना बनाया गया, लेकिन सरकारी खबरसां इदारे IRNA के मुताबिक IRGC ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दोबारा जारहियत की तो ईरान का अगला जवाब पहले से कहीं ज़्यादा वसी, सख्त और फैसला कुन होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी से ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो ना तो मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं और ना ही जंगबंदी के मुआहदे का एहतराम करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में कहा कि जंगबंदी की ये गैर जिम्मेदाराना खिलाफ वर्जी हमेशा की तरह अमरीका के लिए पसपाई और पशेमानी का बायस बनेगी। नाज़रीन, ये सब उस वक्त हो रहा है जब सिर्फ चंद रोज़ कबल कई माह से जारी कशीदगी करने के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान एक इब्तदाई मफाहमती मुआहिदा तय पाया था। इस मुआहिदे को दोनों ममालिक के सुदूर के दरमियान एक अहम पेशरफ्त करार दिया गया था, लेकिन अब दोनों हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि असल खिलाफ वर्जी मुखालिफ फरीक ने की है, जिसके बाद जंगबंदी अमलन खतरे में पड़ चुकी है। सूरत हाल सिर्फ अमरीका और ईरान तक महदूद नहीं रही। बहरीन ने भी अपने मुल्क पर मुबैना ईरानी ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे अपनी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। बहरीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि इस हमले से न सिर्फ शहरियों की जानें खतरे में पड़ी, बल्कि खित्ते में अमन की कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। बहरीन ने बढ़ती हुई कशीदगी की जिम्मेदारी बराह रास्त तेहरान पर आयद की है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंगी सूरत हाल से दो चार है। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर सफारती महाज पर मुतहर्रिक हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोन पर रब्ता किया और इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इसहाक़ डार का कहना था कि बढ़ती हुई कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं और तमाम इख्तलाफात का सफारतकारी में तलाश किया जाना चाहिए। इस सब के दौरान अमरीका की सालसी में इजराइल और लेबनान के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहिदा भी तय पा गया। इस मुआहिदे को लेबनानी महाज पर जारी जंग के खात्मे और मुमकिना मुस्तकिल अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मुआहिदे के तहत लेबनानी फ़ौज पूरे मुल्क में
अमन अमलदारी बहाल करेगी, जबकि इजरायली अफवाज मरहलावार लेबनानी सरजमीन से वापस जाएंगे। मुआहदे में यह शिक भी शामिल है कि अगर हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल पर हमला किया जाता है तो इजराइल को जवाब देने का हक हासिल होगा। दस्तावेज़ के मुताबिक दोनों ममालिक एक जामे अमन मुआहदे का मुसव्वदा तैयार करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप भी तश्कील देंगे। अमरीका ने नाज़रीन ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो इस अमल में मुकम्मल तौर पर शामिल रहेगा और अहम वसाइल फराहम करेगा, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से फौरी तौर पर $10 करोड़ की इंसानी इमदाद भी शामिल है। नाज़रीन, आने वाले चंद घंटे और दिन इंतहाई अहम है। दुनिया की नज़रें इस वक्त वाशिंगटन, तेहरान और खलीज के इस हसास खित्ते पर जमी हुई हैं, जहां हर नई खबर आलमी सियासत का रुख बदलने की सलाहियत रखती है। सवाल यह है कि क्या अमरीका मजीद हमले करेगा, क्या ईरान ज्यादा बड़े पैमाने पर जवाब देगा और क्या जंग बंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाली है, यह सफारतकारी आखिरी लम्हे में इस बहरान को रोक लेगी। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त एयर वाइस मार्शल सईद खान साहब मौजूद हैं। एयर मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें जावेद मलिक साहब, साबिक सफ़ीर हैं, जावेद मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो एक बड़ा ज़रूरी सा अमल है, जावेद मलिक साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगा। डील जो हुई थी, आप समझते हैं कि उस पर दोनों ममालिक, दोनों ग्रुप स्टैंड करेंगे या अपने हॉर्सेस को पुल बैक फिर ये कर लेंगे? जो जंग बंदी की सूरत हाल नज़र आ रही है, उसके बावजूद जो जंग का एक तरह से हमने देखा कि रात गए बड़ा हैरान कुन भी था और खौफनाक भी एक अमल था जिसका आगाज़ हुआ। जी मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको भी है, मास्टर साहब को, देखने वालों को। आपने बहुत ही जामे अंदाज में एक अहाता किया उन तमाम हालात का जो कि इस वक्त दरपेश हैं। देखिए, आपने माजी का सीगा इस्तेमाल किया कि क्या जो डील हुई थी वो चलेगी। मैं समझता हूँ डील हुई है और रहेगी इंशाअल्लाह। आई थिंक द डिप्लोमेसी विल प्रिवेल। लेकिन एक चीज़ जो है वो वाज़ेह हुई है, जिसके बारे में पहले भी हमने आपके प्रोग्राम में बात की थी, कि देखिए ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ पे एक तो वो लोग हैं, मसूद पेशकियान साहब आप जानते हैं, यहाँ पे आए भी थे, प्रेसिडेंट हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर कालिबाफ साहब, ये तमाम दोस्त जो हैं, ये तो ऑब्वियसली एक उनकी जो डेमोक्रेटिक या एक सिविलियन गवर्नमेंट का हिस्सा है। लेकिन हम ये जो IRGC की तरफ से हम देख रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले लोग भी हों। जब एक एग्रीमेंट हो चुका है, MOU साइन किया जा चुका है, आपके मुल्क के प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया है, तमाम लाहे अमल तय पा चुका है, 60 दिन का जो है वो टाइम दे दिया गया है, तो फिर इस मौके पर ईरान को क्या हक पहुंचता है कि वो एक सिविलियन शिप को जो कि सिंगापुर के फ्लैग से चल रही थी उस पर हमला कर दे? ये तो एक सवाल है ना हमें करने का हक है कि क्या यानी अगर आप इस खित्ते में अमन चाहते हैं तो क्या आपको हक पहुंचता है कि आप सिविलियन जो शिप्स हैं उनको टारगेट करें? आप जब टारगेट करेंगे आप, तो ऑफ कोर्स फिर अमेरिका भी रिस्पॉन्ड करेगा। अमेरिका एक सुपर पावर है, कोई आम मुल्क तो है नहीं। फिर आपने बहरीन के ऊपर, कुवैत पे हमले कर दिए, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इससे ये जाहिर होता है कि हो सकता है कि ईरान के अंदर अभी भी कुछ ऐसे IRGC के अंदर कुछ लोग हों जो कि इस पीस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट ना करें। दैट विल बी क्वेश्चनेबल, क्योंकि आपके किसी भी मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं, जब वो साइन कर देते हैं एक MOU पर, तो उसकी पासदारी करना तो फिर उस मुल्क का यानी एक उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अमेरिका ने तो उसको एक्सेप्ट किया, अमेरिका ने तो कोई वायलेशन नहीं की। पाकिस्तान की काविशें देख लें आप, कतर की काविशें देख लें, और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मैं ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड तो हैं हम सब लोग जो कि अमन के ख्वाह हैं। हम डिप्लोमेसी में यकीन रखते हैं कि इस खित्ते का हल जंग नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे अमेरिका की तरफ से कशीदगी हो या ईरान की तरफ से, वो इस खित्ते के लिए मुनासिब, बल्कि दुनिया पूरी के लिए जो है वो मुनासिब नहीं है। आपको तो हम तमाम लोग, पूरी दुनिया को कोशिश कर रही है। स्विट्जरलैंड के अंदर आपने देखा कितने अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हुए, फिर ये इस्लामाबाद भी आए ईरानियन जो है प्रेसिडेंट। तो उम्मीद तो यही की जा रही है, बल्कि मुझे तो अभी भी यकीन है कि जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं ये स्टॉप की जाएंगी और डिप्लोमेसी को प्रिवेल करने दिया जाएगा। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया लेबनान के अंदर, वहाँ पे भी हम हमेशा ये कहते आए हैं आपके सामने कि लेबनान की जो स्टेट ऑफ लेबनान है
उसकी तो इजराइल के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, लेकिन वहाँ मौजूद जो नॉन स्टेट एक्टर है हिजबुल्लाह, उसको भी अपनी जो इंकर्जन्स है उनको रोकना पड़ेगा, और इजराइल को भी चाहिए कि वो तजावुज़ात ना करे, वो अपनी हदूद के अंदर रहे और हमले ना करे। इधर से अगर हमले होंगे उधर से भी होंगे, तो वहाँ पे भी एक डिप्लोमेसी प्रिवेल कर रही है। उस मसले का हल भी डिप्लोमेसी के जरिए ही निकल सकता है, जंग से नहीं निकलेगा, और इस मसले का हल भी डिप्लोमेसी से ही निकल सकता है। लिहाजा हम यही कह सकते हैं कि तमाम अतराफ को चाहिए कि उस MOU की पासदारी करें। पासदाराने इनकलाब हैं तो पासदाराने MOU भी वो हो सकते हैं। इस MOU को की पासदारी करते हुए वेट कीजिए, 60 डेज का टाइम है, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जाएगी, तो वो उनके लिए भी बेहतरी का हामिल है। लेकिन ये कि दोनों जानिब एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि इस वक्त जो है वो फैसले के लिए हमने नहीं आपने और आपने नहीं हमने, ये वाला सूरत हाल है। तो एयर मार्शल साहब, मैं यहाँ से आप ये जानना चाहूँगा कि एक ये हमला अगर हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि पहले ईरान ने ये किया है, अगर तो कमर्शियल वेसल को नुकसान जो पहुंचाया गया, तो अमेरिका को भी आप नहीं समझते कि डिप्लोमेटिकली के पहले बात करनी चाहिए, मीडिएटर्स के साथ बात करनी चाहिए थी, या फिर वो कहते हैं ना कि फौरी तौर पर जो उसने अटैक किया वो एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ट्रिगर फ्रेंडली, वो अमेरिका को नहीं करना चाहिए था, या जो अमेरिका का जवाब था कि जब ईरान ने भी जंगबंदी मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए हैं तो फिर जो अमेरिका ने किया वो भी ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर साहब, मेरे ख्याल में हमें सिर्फ कल के वाक़यात को यानी कि बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जब से MOU साइन हुआ है उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किस तरह इस्तेमाल किया गया, और कल क्या ऐसी ख़ास चीज़ हुई थी जिसके ऊपर ईरान ने ये रिएक्शन शो किया। देखिए, अभी तक जो खबरें थी, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी है, जो यूनाइटेड नेशंस की एक लीगल बॉडी है जो मैरीटाइम ऑपरेशंस को पूरी दुनिया में मॉनिटर करती है, उनके हिसाब से 11,000 सेलर्स जो थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से पर्शियन गल्फ में फंसे हुए थे। जब से MOU साइन हुआ है कल तक जो है 150 से ज़्यादा वेसल्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर चुकी हैं, और 11,000 में से 4,000 सेलर्स जो हैं जो पिछले 2.5-3 महीने से फंसे हुए थे वो अपने के साथ निकल गए। ठीक है ना। जो उसका पॉइंट ऑफ जो सिर्फ ये है कि वो ये कहता है कि जी कि उन्होंने जब जंग शुरू हुई थी फरवरी में, तो उन्होंने इस इलाके को माइन किया हुआ है, और अगर गॉड फॉरबिड कोई शिप जो है किसी माइन से टकरा जाती है तो ये जो पूरा पर्शियन गल्फ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बिल्कुल पोल्यूट हो जाएगी। ठीक है ना, अगर एक भी बड़ा शिप तबाह हो गया। सो उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं और कहा है कि जी कि आप इन रास्तों से एंटर करें और इन रास्तों से बाहर निकलें। ठीक है ना। अगर 150 शिप्स जो हैं मुदस्सिर साहब वो रूट फॉलो कर सकती हैं जो ईरान दिया हुआ है, और उन्होंने कोई टोल भी नहीं दिया उसको। ठीक है ना। तो उनको चाहिए था कि ये जो 4 शिप्स थी इनको भी चाहिए था कि वही रूट इस्तेमाल करते जो पिछली 150 शिप्स ने इस्तेमाल किया था, लेकिन ये एक डिफरेंट रूट। ठीक है ना। सो उनको रोकने के लिए ईरान ने ड्रोन्स भेजे और एक शिप को उन्होंने एग्रेसिवली इंगेज किया, और बाकी तीनों शिप्स जो हैं जो पीछे थी और ये भी जिसको अटैक किया था, ये शिप्स वापस पर्शियन गल्फ में चली गई। देखिए, इररिस्पेक्टिव कि हम ये कहें कि कौन सही है कौन गलत है, कल जो एक चीज सबसे ज्यादा सामने आई है वो ये है कि जो कॉम्बैट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, यानी कि अमेरिका और ईरान, इनके दरमियान कम्युनिकेशन सिस्टम कोई नहीं। देखिए, जैसे हमारा भी एक बड़ा वॉलेटाइल लाइन ऑफ कंट्रोल है, और हमारे भी इंडिया के साथ हर वक्त यानी कि एक एक्टिव फायरिंग होती रहती है, लेकिन एक टेलीफोन लिंक मौजूद है DGMOs के बीच में, और अगर कोई चीज किसी की मर्जी के खिलाफ हो या कोई कंसर्न होता है तो DGMOs आपस में बात कर लेते हैं और करेक्टिव एक्शंस ले लेते हैं। ये जो है ना, मेरा ख्याल है कि MOU में शायद ये तो या बात ओवरलुक हो गई है, या क्या कहते हैं जो टेक्निकल टीम्स हैं अब उनको के लिए ये सोचना पड़ेगा
एक्सपर्ट्स को कि जी के क्या कहते हैं कि एक कम्युनिकेशन एक सिस्टम बीच में होना चाहिए ताकि पासदारान को अगर कोई इशू है तो वो जो अच्छा, मार्शल साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बात कर रहे हैं कि इस लेवल पे जैसे हमारे पास हमारे साथ भारत के DGMOs के हॉटलाइन होता है, हमेशा और हर वक्त वो एक दस्तयाब होता है। यहाँ शायद कम्युनिकेशन का कोई गैप है। लेकिन इसमें एक चीज़ जावेद मलिक साहब आपसे सवाल है कि जैसे पाकिस्तान है मीडिएटर है, बाकी कुछ ममालिक पाकिस्तान के साथ हैं, उनके लिए ये कितनी परेशान कुन सूरत हाल है और बाकी दुनिया के लिए भी कि एक तरफ मुआहिदा है, पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि सूरत हाल बेहतर हो रही है और फिर इस किस्म का अटैक हो जाए, ख़ास तौर पे मीडिएटर्स के लिए, फैसिलिटेटर्स के लिए और बाकी पूरी दुनिया के लिए। जी जस्ट मैं इसके एड्रेस करने से पहले मार्शल साहब को ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि वो ओवरलुक हो गया है। अनफॉर्चुनेटली वो परहैप्स उसको अगर वो अवेल नहीं करना चाहते तो एक अलग बात है। इरानियन जो गवर्नमेंट है, अब आपने देखा होगा हमारे जो JD Vance थे, उन्होंने जब स्विट्ज़रलैंड में वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने इतनी कॉन्वर्सेशंस की हैं हमारे फील्ड मार्शल से। मैं समझता हूँ कि अगर उनके साथ कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है और ईरान के साथ भी हुई होगी डेफिनेटली थ्रू मीडिएटर्स, तो आई डोंट थिंक कम्युनिकेशन का फुकदान है। आई थिंक इससे माइंडसेट्स का थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। आई थिंक वो जो पॉलिटिकल उनके जो एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट है और जो ये IRGC है, इनके दरमियान कोई फुकदान है। बिकॉज मुदस्सिर साहब आपने खुद अभी अपनी इब्तिदाइये में कहा कि कोई मैं उनका नाम कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन आपने कहा कोई ऐसे वहाँ के अरबाब इख्तियार हैं जिन्होंने कहा कि वो इस एग्रीमेंट को नहीं मानते। तो वहाँ पे ऐसे लोग ज़रूर हैं जो कि इस MOU से वो किसी हद तक रिजर्वेशन है उनकी जो नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ईरान के प्रेसिडेंट ने अगर उसको साइन कर दिया है तो फिर तो दे शुड उसकी पासदारी होनी चाहिए। अब जहाँ तक आपने पूछा कि क्या किस हद तक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, देखिए कोई भी एक अमन पसंद शख्स हो या दुनिया की जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, मैं समझता हूँ कि तमाम वर्ल्ड कम्युनिटी ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान की और कतर की काविशों को, जिस तरह से ये इतनी पेचीदा मसले को, जो कि एक तरफ एक वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका और एक तरफ उनके एडवर्सरी ईरान थे, जो कि जब ये जंग शुरू हुई तो आपको याद होगा मुदस्सिर साहब, दुनिया में कोई भी इसमें हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त ये बीड़ा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान के फील्ड ने बहुत ही एफर्ट करके एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर दोनों अतराफ की बातों को सामने रखते हुए कोई पार्टिजन बात नहीं की। कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने कि वो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को या अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चले। उन्होंने दोनों की बातों को समझकर उनको एक दूसरे के अंदर में एक ब्रिज का किरदार अदा किया और इस नतीजे में ये मसला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक MOU की शक्ल में सामने आया। अभी भी इसमें मजीद भी ऐसे मामलात हैं जिनको तय करने की ज़रूरत है। तेरा 60 डेज इसीलिए दिए गए हैं कि जो न्यूक्लियर का मामला है, प्रॉक्सीज का मामला है, नॉन स्टेट एक्टर्स का मामला है, उनको रिजॉल्व कर लिया जाए। तो तमाम फोकस जो है वो तो डिप्लोमेसी के ऊपर है। जैसा JD Vance ने कहा कि अगर ईरान को कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो दे शुड हैव पिक्ड अप द फोन, यानी उनकी ये स्टेटमेंट है, नॉट अटैक्ड शिप। अगर कभी भी ऐसा होता है मामला तो फिर प्लस इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शिप को अटैक किया है। आपने बहरीन पे मिसाइल डाल दिए हैं, कुवैत पे मिसाइल डाल दिए हैं। मतलब व्हाट इज दिस? मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आपके प्रेसिडेंट ने अगर एक MOU साइन किया है वो पीस, और आप अभी तक मिसाइल चला रहे हैं। बिल्कुल उस MOU की पाबंदी होनी चाहिए। वो न सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान है बल्कि पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ चुकी है। सिर्फ जंग की नहीं है, वो आलमी मंडियां जो हैं वो पूरी तरह से उसकी लपेट में हैं और जो सूरत हाल हमने पिछले चंद महीनों में देखी है वो सब। लेकिन एयर मार्शल साहब, इस वक्त पाकिस्तान स्पेशली, फिर उसके साथ पाकिस्तान के साथ कतर है, सऊदीया है, वो जो उनकी जो कोशिशें हैं कि जंग की तरफ ये मामला ना जाए, किस तरह से होगा कि डिप्लोमेटिकली इस मामले को हल करना। अब पाकिस्तान का रोल और पाकिस्तान के साथ बाकी ममालिक का वो रोल अब वो क्या बन रहा है? देखिए, पहले तो मैं एक एम्बेसडर साहब को करेक्ट कर दूं कि अगर जो है ना, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट JD Vance अगर किसी लेवल पे बात कर रहे हैं तो जब कम्बेटेंट्स होते हैं ना, जब वो मैदान जंग में मौजूद होते हैं, तो वो अगर फर्ज कर लें कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को रिंग नहीं किया जाता। वहाँ जो लोकल कमांडर्स होते हैं ना, उनको रिंग किया जाता है ताकि मसाइल को उसी वक्त देर एंड दन हल कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो खुद ही इंडिपेंडेंटली तो एक्ट नहीं कर रहे होते हैं। नहीं, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली।
जब डीजीएमओ इंडिया को कोई मसला होता है तो वो डीजीएमओ पाकिस्तान को रिंग करता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिंग नहीं करता या प्राइम मिनिस्टर को रिंग नहीं करता। डीजीएमओ अपने लाइन ऑफ कमांड में जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे उनको कहते होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर को कहते होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो डायरेक्टली फोन उठा के बात कर ले उनसे। एम्बेसडर साहब जो पहली कॉल जाती है वो डीजीएमओ टू डीजीएमओ जाती है और वो लाइन अवेलेबल मैं नहीं। इस चीज को जानता हूं जी। तो फिर आप यानी कि बात को समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि देखिए हम जो है क्या कहते हैं, सिर्फ ईरान की बात कर रहे हैं। अगर फर्ज कर लें कि इट वाज रॉन्ग, चले मान लिया कि ईरान ने अटैक किया था, तो अमेरिका को अटैक करने की क्या जरूरत थी? वो भी फोन उठा के प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के साथ बात कर लेते। उन्होंने कर्क आइलैंड को क्यों बॉम्ब किया? ठीक है ना। सो ये देखें, ये जो है ना अनफॉर्चुनेटली ये जो इमेच्योरिटी है वो जो है ना क्या कहते हैं दोनों साइड्स के ऊपर मौजूद है। दोनों साइड्स जो है वो अपनी अपनी ईगो के अंदर फंसी हुई है और इस सारे झगड़े के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा गल्फ कंट्रीज को और वो सारे हलीफ जो अमेरिका के हैं और जिनकी वजह से ये पूरा इलाका चलता है। अगर कोई एक शख्स या एक कंट्री इस वक्त इन हालात में अपने आप को खुशी महसूस कर रही होगी तो वो इजराइल होगा। ठीक है ना, कि वो कोई इस तरह को चाहेगा कि कोई इस तरह की गलतफहमी हो जाए कि क्या कहते हैं कि ये जो एक पीस मुआहदा हुआ है और जिसको पाकिस्तान बड़े एहसन तरीके से आगे लेके चल रहा है, इसको किसी तरह ये सबोटाज हो जाए। सो देखिए, जो अगर आपने फ्यूचर में इन चीजों को रोकना है तो आपको अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को बेहतर करना पड़ेगा। आपको एक दूसरे को ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि अगर हम एक दूसरे की, अगर हम कोई अपना कंसर्न शो करते हैं तो दूसरा बंदा उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। सो हमें अपनी ईगो से निकलना चाहिए अगर हम इस जगह पीस चाहते हैं और हमें चाहिए कि हम जो है क्या कहते हैं इस इलाके की सलामती के लिए बात करें। देखिए, अगर इररिस्पेक्टिव के अमेरिका और ईरान जब भी जंग होगी, सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? गल्फ कंट्रीज को, क्योंकि उनकी जितनी ट्रेड है, उनका जितनी एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी जितनी इंपोर्ट्स हैं, वो सारी रुक जाएंगी। और जो हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, सारे मुस्लिम ममालिक हैं। सो हमें ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने के बजाय हमें चाहिए कि एज मीडिएटर्स, एज फैसिलिटेटर्स, पाकिस्तान दोनों पार्टीज को यह समझाए कि जी कि आप अपने घोड़ों को कंट्रोल में रखें। अगर आप इस तरह जरा जरा सी बात एक दूसरे के ऊपर बम गिराएंगे तो किसी दिन बम ज्यादा गिर जाएंगे या कुछ ज्यादा लोग। और इसी का जो फायदा जो आपने बात की है मार्शल साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इजराइल जो है, जो खुद भी अब लेबनान के साथ मुआहदा कर चुका है, लेकिन वो इस मुआहदे के टूटने का इंतजार जरूर करेगा और खुश होगा। और ये कहीं ना कहीं जो दोनों तरफ के स्पॉयलर्स हैं वो इसमें भरपूर जलती हुई पे तेल फेंकने का कोशिश वो कर रहे हैं और इसी से निकलना, और पाकिस्तान इस कोशिश में भी वो जारी सारी है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मार्शल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। जावेद मलिक साहब, साबिक सफ़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर के अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीद लगाए बैठे थे कि पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ते होंगे, लेकिन रात गए हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। हुकूमत के फैसले के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। इस फैसले के पीछे एक बड़ा तनाज़ा सामने आ रहा है और वो है हुकूमत और ऑयल कंपनियों के दरमियान जारी इख्तलाफ। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को बड़ा रिलीफ देते हुए पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 67 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया था। ऑयल कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और इसके तरीक़ाकार पर एतराज़ करते हुए हुकूमत को ख़बरदार किया था कि इस फैसले से उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ा है। ऑयल कंपनीज़ एडवाइजरी कौंसिल ने वफाकी वज़ीर तवानाई को ख़त लिखकर दावा किया कि पेट्रोलियम कीमतों में हालिया कमी के बायस कंपनियों को तकरीबन 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ऑयल कंपनियों का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत कीमतों के तयन का तरीक़ाकार इसी अंदाज में जारी रखती है तो पाकिस्तान का डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम सेक्टर शदीद माली बहरान, सरमायाकारी में कमी और बाज़ कंपनियों के दिवालिया होने के ख़तरात से भी दो चार हो सकता है। नाज़रीन, ईरान, अमरीका, कशीदगी और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल तब्दीली के बायस गुज़श्ता रोज़ ये इत्तलात सामने आई कि नई कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान है, जबकि वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का
इंदिया दिया था। लेकिन फिर रात गए, सूरत हाल बदल गई। हुकूमत ने कीमतें कम करने के बजाय उन्हें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासी और अवामी हलकों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या हुकूमत ने ऑयल कंपनियों के दबाव के बायस अवामी रिलीफ का फैसला मौखर कर दिया। ताहम हुकूमत इस तासुर को मुस्तरद कर रही है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने अपने बयान में आलमी तेल की कीमतों का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत न किसी शोबे को गैर ज़रूरी तरजीह दे रही है और न ही किसी दूसरे शोबे पर बोझ डाल रही है। उनके मुताबिक हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए सार्फिन तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन, असल सवाल अब भी बरकरार है कि क्या आवाम को मिलने वाला मुमकिना रिलीफ ऑयल कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रुक गया? क्या हुकूमत कीमतों के नए फार्मूले पर नज़रसानी करेगी? और सबसे अहम, क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें वाकई कम होंगी या आवाम को मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा? इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि हुकूमत और ऑयल कंपनियों के दरमियान असल इख्तलाफ क्या है, 104 अरब रुपए के नुकसान के दावे की हकीकत क्या है और इस सारे मामले में सबसे बड़ा बोझ आखिर किस पर पड़ रहा है, अवाम पर, हुकूमत पर या ऑयल इंडस्ट्री पर? सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बिजनेस रिपोर्टर मुर्तज़ा रॉय मौजूद हैं। मुर्तज़ा, शुक्रिया आपके वक्त का। ये हुआ क्या है? कल पेट्रोल की कीमत कम होना थी, एक वज़ीर ने भी कह दिया कि बड़ी खुशखबरी है, फिर क्यों ना कम हुई? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। हमारा जो अंदाज़ा था उसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई 42 रुपए कमी हो रही थी और ये हमने सिर्फ एक मोटा हिसाब लगाया था। यानी अगर हम दुबई का जो खाम तेल है वो इस वक्त $75 है, हालांकि जो अमरीकी खाम तेल है और बरतानवी ब्रेंट है उसकी कीमत आपको पता है कि $71 पे और फिर $68 पे भी रिकॉर्ड की गई है कल। लेकिन अगर हम मोटा हिसाब लगाएं कि $75 फी बैरल जो दुबई का खाम तेल है उसके हिसाब से भी अगर कीमत निकालें और उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो लेवी आयद की गई है 66 रुपए और 64 पैसे, फिर इसमें पेट्रोलियम लेवी भी है 2 रुपए और 50 पैसे, फिर कार्बन लेवी भी है 2 रुपए 87 पैसे, फ्रेट मार्जिन 8 रुपए 64 पैसे है, फिर तेल कंपनियों का मुनाफा भी इसमें 7 रुपए और 87 पैसे है, डीलर मार्जिन 25 रुपए है, कस्टम ड्यूटी भी अगर 11 रुपए इसमें शामिल करें तो फिर भी मजमूई तौर पे 256 रुपए और 52 पैसे पेट्रोल फी लीटर बनता है। तो ये मुर्तज़ा, ये आप जो डीजल और पेट्रोल की आप बता रहे हैं, ये क्यों नहीं कम हुई? मेरा सवाल है कि ये कम क्यों नहीं हुई, वजह क्या हुई है? ऑयल कंपनियां जीत गई हैं, हुकूमत प्रेशर में आ गई थी, या हुकूमत जो बात कर रही है कि उसे सब चीज़ देखना है, ये हुआ क्या है? अब जो पेट्रोलियम कंपनियों की बात हो रही है तो ये सिर्फ एक बहाना लग सकता है या ब्लैकमेलिंग जो है वो सामने आ सकती है, क्योंकि पिछली दफा हुकूमत ने जो कीमतें कम की थी वो पेट्रोलियम लेवी में एक बहुत बड़ी कमी की गई थी, क्योंकि दवाम वाले साल का जो पेट्रोलियम लेवी का हदफ था वो 1462 अरब रुपए था और हुकूमत ने जो लेवी इकट्ठी की है वो 1550 अरब रुपए से ज्यादा लेवी इकट्ठी करके और उसके बाद ये रिलीफ जो है वो आवाम को फराहम किया गया। तो किसी सूरत भी इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कोई नुकसान जो है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि तेल कंपनियों का जो मुनाफा है वो 7 रुपए 87 पैसे डीजल पे भी दिया जा रहा है और पेट्रोल पे भी दिया जा रहा है। ये भी तो खबरें थी कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि उनका इन्वेंट्री लॉस होगा क्योंकि महंगे पे ख़रीदा और अब एकदम से पिछली में भी 74 रुपये 72 रुपये सस्ता कर दिया गया था और अब जो है वो दोबारा से सस्ता किया जा रहा है। वो कह रहे हैं हमारा इन्वेंट्री का लॉस जो है वो कोई 104 अरब रुपये हुआ है। अब दूसरी तरफ ये भी मुदस्सिर साहब देखिए ना कि जो डीजल के ऊपर लेवी, असल में जो ऑयल कंपनियां बात कर रही हैं वो डीजल के वाले से कर रही हैं कि ये जो सारा नुकसान हुआ है वो जो डीजल में कमी की गई है उसकी वजह से हुआ है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी तो देखें कि जो डीजल पर लेवी है उसमें तकरीबन 40 रुपए का इजाफा किया गया है, यानी इस वक्त कोई 68-69 के करीब डीजल के ऊपर लेवी है। तो फिर ऑयल कंपनियों का इसमें नुकसान कैसे हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ ना देने की मुझे टैक्टिक्स जो है वो समझ आया। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा रॉय। एक वक्त था जब दुनिया हॉकी खेलती थी और पाकिस्तान हॉकी पर हुक्मरानी करता था। एक वक्त था जब सब हिलाली परचम ओलंपिक्स के मैदानों में बुलंद होता था, जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम होता था, जब एशिया में पाकिस्तान का तूती बोलता था और जब दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त पाकिस्तान के नामों से सजी होती थी। ये वो पाकिस्तान था जिसने हॉकी के 4 आलमी कप जीते। ये वो पाकिस्तान था जिसने 3 ओलंपिक तलाई तमगे अपने नाम किए।
ये वो पाकिस्तान था जिसने 8 एशियन गेम्स टाइटल्स जीते और आलमी हॉकी की तारीख में एक ऐसी मीरास कायम की जिसका मुकाबला आज भी बहुत कम ममालिक कर सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक टीम नहीं था नाज़रीन, पाकिस्तान हॉकी का मयार था, पाकिस्तान हॉकी की पहचान था, पाकिस्तान वो ताकत था जिसके खिलाफ खेलने से पहले मुखालिफ टीमें हिकमत अमली बनाती थीं और मैदान में उतरने से पहले दबाव महसूस करती थीं। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज जब पाकिस्तान हॉकी का जिक्र होता है तो फतवाहत से ज़्यादा नाकामियों की बात होती है, ट्रॉफियों से ज़्यादा बहरानों का जिक्र होता है और कामयाबियों से ज़्यादा सवालात उठाए जाते हैं। और शायद इस जवाल की सबसे बड़ी अलामत पाकिस्तान और भारत की हॉकी रकाबत की मौजूदा सूरत हाल है। एक वक्त था जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ सिर्फ मुकाबला नहीं करता था बल्कि अक्सर बड़े मौके पर उसे शिकस्त भी देता था। 1960 के ओलंपिक फाइनल में पाकिस्तान ने भारत के मुसलसल ओलंपिक हुक्मरानी ख़त्म की। 1982, 1985 और 1989 के एशिया कप फाइनल्स में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। 1994 के आलमी कप के दौर में भी पाकिस्तान एशियाई हॉकी की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था। मजमूई रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले गए 180 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान को अब भी बरतरी हासिल है। मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 82 जबकि भारत ने 67 मैच जीते हैं और 32 मुकाबले बराबर रहे। लेकिन तारीख का यह पलड़ा अब हाल की हकीकत को नहीं बदल सकता, क्योंकि तल्ख हकीकत यह है कि पाकिस्तान गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से भारत को शिकस्त देने में नाकाम रहा है और हर बार नई जो शिकस्त है वो मुकद्दर बनती नज़र आ रही है। लेकिन सवाल मज़ीद बड़ा होता जा रहा है कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं। और यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत से हारता है तो दिनों तक टीवी ट्रांसमिशंस होती हैं, खुसूसी प्रोग्राम्स होते हैं, साबिक खिलाड़ी बुलाए जाते हैं, अखबारात के सफ़े भरे जाते हैं, सोशल मीडिया पर तूफ़ान आ जाता है, पूरा मुल्क इस शिकस्त पर बहस करता है। लेकिन अब कौमी खेल हॉकी में पाकिस्तान एक दिहाई से अपने सबसे बड़े हरीफ को शिकस्त नहीं दे पाया। वो भारत जिसके खिलाफ मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का नहीं बल्कि करोड़ों जज्बात का मुकाबला समझा जाता है, वो भारत जिसके खिलाफ जीत कभी कौमी फ़ख्र की अलामत हुआ करती थी। मगर अब सूरत हाल ये है कि एक पूरी नस्ल जवान हो गई है, लेकिन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बड़ी सतह पर फतह हासिल करते नहीं देख सकी। जब FIH प्रो लीग में पाकिस्तान एक भी मैच जीतने में नाकाम रहता है, जब दुनिया की सबसे कामयाब हॉकी कौमों में से एक कौम मुसलसल जवाल का शिकार होती है, तो ना कोई शोर सुनाई देता है, ना वो बहस नज़र आती है और ना ही वो कौमी तवज्जो दिखाई देती है जो इस मसले का तकाजा करती है। शायद यही पाकिस्तान हॉकी का सबसे बड़ा अलमिया है। शिकस्तें तो अपनी जगह, लेकिन कौम ने इन शिकस्तों पर हैरान होना भी छोड़ दिया है। और अगर हालिया FIH प्रो लीग पर नज़र डालें तो हालात मज़ीद तशवीशनाक दिखाई देते हैं। ये वो टूर्नामेंट था जहां पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खुद को मनवाने का मौका मिला था। ये वो मौका था जहां पाकिस्तान साबित कर सकता था कि हॉकी का ये अजीम नाम दोबारा अपने कदम जमा रहा है। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सका, एक भी नहीं। हर मैच के बाद शिकस्त, हर मुकाबले के बाद मायूसी और हर नतीजे के बाद नए सवालात। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्यों हारा, सवाल ये है कि पाकिस्तान जीत ही क्यों नहीं सका। क्योंकि इस बार सिर्फ वसाइल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता नाज़रीन, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुआवनत भी मिली, वज़ीर आज़म की तरफ से माली इमदाद भी फराहम की गई, कौमी कैंप्स भी लगाए गए, बैनुल-अक़वामी दौरों के लिए वसाइल भी दिए गए। फिर आखिर मसला कहाँ है? क्या मसला निज़ाम का है? क्या मसला मनसूबाबंदी का है? क्या मसला ग्रास रूट सतह पर काम ना होने का है? या फिर हमने अपने कौमी खेल को इतना नज़रअंदाज कर दिया है कि अब दुनिया से मुकाबला करना ही मुश्किल हो गया है? क्योंकि हकीकत बहुत तल्ख है। दुनिया की हॉकी आगे बढ़ चुकी है, रफ्तार बदल चुकी है, फिटनेस के मयार बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान अभी तक अपने सुनहरे माजी के सहारे हाल को संभालने की कोशिश कर रहा है। आज इस सवाल में हम जहां पहुंचे हैं, वजह यही है कि पाकिस्तान हॉकी को चलाने वाले वो लोग हैं जो दरख्शा माजी तो रखते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में
उनके पास नई स्किल्स, जदीद हॉकी और जिसे फास्ट स्पोर्ट्स कहा जाता है, शायद वो स्किल्स मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान हॉकी को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की फेडरेशन को ये देख कि टैलेंट मसला नहीं, मसला उस टैलेंट को नई जहत के मुताबिक ढालने का है। अगर ये नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान की हॉकी जिस जवाल की जानिब है, शायद कल दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।